गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं और आज हमें रिवाइज करना है चैप्टर कोरिलेशन। ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि 35 टू 40 मिनट्स में हम इसका रिवीजन कंप्लीट कर पाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। आप देखते हैं बच्चों, डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में किसी ना किसी प्रकार से रिलेट करते हैं। देखने में कई बार ऐसा आता है कि कुछ चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है और कुछ चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे अगर बात करें प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की, तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन अगर बात करें किसकी, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की, तो उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनमें जो कोरिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि दो वेरिएबल्स आपस में जो कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कनेक्टेड होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, और किसी की बहुत क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो नमन भैया सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा? बेटा इसी चैप्टर से पता चलेगा। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। दो चीजों के बीच में रिलेशन क्या है, ये इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमने शुरू नहीं किया था ये चैप्टर। ठीक है ना। ये चीज पढ़ने के लिए हमने इसमें चालू नहीं किया था। वो तो हम कहां पे पढ़ चुके थे बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, जहां पे हमने कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था कि भाई इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फिर ये चैप्टर को हमने क्यों पढ़ा था? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चैप्टर को हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हम ये पता लगा सके कि दो चीजों के बीच में जो कोरिलेशन है, जो रिलेशन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए ये चैप्टर को हमने शुरू किया था आज, जिसको मैं रिकॉल कराने वाला हूं। ठीक है ना बच्चों। तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा डिवाइस बोलो आप, कि जिस डिवाइस की हेल्प से दो चीजों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप कोरिलेशन की डेफिनेशन में देखोगे तो वो यही बोल रहा है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ऐसा मेथड या टेक्निक या डिवाइस या टूल, जो चाहे आप बोलो, जो यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर करने में बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल के बीच में क्वांटिटेटिवली, यानी कि वो मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसको जब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो फाइंड आउट करते हैं कोरिलेशन की हेल्प से। और यही क्या होता है, कोरिलेशन बताता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने, प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में, एंड सो ऑन। ठीक है ना। कोरिलेशन क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है दो सेट ऑफ डेटा के बीच में। अब बात करते हैं कि कोरिलेशन कितने टाइप का होता है। बच्चों कोरिलेशन आपका 7 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? बात करते हैं किसकी, एक एक करके वन बाय वन मैं रिकॉल कराता हूं आपको। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन बच्चों? दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव नेगेटिव एक सेट बोल सकते हो आप। ठीक है ना। फिर दूसरा सेट आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। नेक्स्ट आता है सिंपल और मल्टीपल। और मतलब पार्शियल को इसका आप एक सेट बोल सकते हो। ये जो सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल है ना, इसको एक सेट में रख सकते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर को एक सेट में, और पॉजिटिव और नेगेटिव को एक सेट में। तो बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। अब ये होता क्या है? ठीक है ना, पढ़ा तो रहा नहीं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो, या दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वेदर दोनों अगर मूव होंगे तो अपवर्ड मूव होंगे, और मूव होंगे तो दोनों डाउनवर्ड। कई बार बच्चे सोचते हैं कि डाउनवर्ड मूव हो रहे थे, नेगेटिव है ना। दोनों डायरेक्शन, दोनों जब वेरिएबल है वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दोनों वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, इनवर्स होती है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जब दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, सेम प्रोपोर्शन से। अगर एक में 10% से चेंज आया तो दूसरे में भी 10% से चेंज आया, तो उस केस में वो जो कोरिलेशन एस्टैब्लिश होता है वो होता है लीनियर कोरिलेशन। और इस केस में जो लाइन बन के आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में
जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं वो प्रोपोर्शनेट चेंजेस नहीं होते, यानी कि एक में ज्यादा चेंज हुआ दूसरे में कम चेंज हुआ, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो कोरिलेशन एस्टैब्लिश होता है वो नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है? नॉन लीनियर। और बच्चों ये जो लीनियर है और नॉन लीनियर है, ये दोनों ही पॉजिटिव लीनियर भी हो सकते हैं और नेगेटिव लीनियर भी, सेम एज नॉन लीनियर भी, पॉजिटिव नॉन लीनियर और नेगेटिव नॉन लीनियर। इनमें क्या फर्क है? पॉजिटिव लीनियर मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं और सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, तो वो तो है पॉजिटिव लीनियर। और नेगेटिव लीनियर कैसा होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन से दोनों सेम प्रोपोर्शन से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव क्या? नेगेटिव लीनियर। लेकिन अगर हम बात करें कि दो वेरिएबल अगर अलग अलग रेट से क्या हो, चेंज हो और सेम डायरेक्शन में हो, तो वो तो होते हैं पॉजिटिव नॉन लीनियर। और अगर दोनों जो वेरिएबल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और अलग अलग रेट से क्या हो, चेंज हो, तो उस केस में होता है वो हमारा नेगेटिव नॉन लीनियर कोरिलेशन। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। नमन भैया एक क्यों नहीं? अच्छा चलो तो फिर तो निकालो, अपने आप का खुद से रिलेशन निकालो। अरे कम से कम रिलेशन हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे तो दो वेरिएबल्स में तो करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। जब हम कोरिलेशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो भी किसके बीच में, दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। और जब हम बाकी फैक्टर्स को तो क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानने के बाद दो फैक्टर के बीच में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। जहां पे हमने कुछ फैक्टर्स को तो क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, अनचेंजेबल मान लिया, और बाकी दो के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा कौन सा, पार्शियल कोरिलेशन। नाम से डिफाइंड है पार्शियल, जहां पे हमने पार्शियलिटी की है, कुछ फैक्टर्स को तो छोड़ दिया जबकि उनसे भी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, लेट्स सपोज आप फार्मिंग करते हो और उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने फर्टिलाइजर्स कैसे यूज किए हैं, सीड की क्वालिटी क्या थी, है ना, जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो प्रॉपर थी या नहीं थी, आपने ड्यू केयर किया कि नहीं किया, एनवायरनमेंट कैसा था, तो मल्टीपल फैक्टर है। लेकिन हम बाकी सारे फैक्टर को क्या करके कांस्टेंट मान करके केवल प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी ऑफ सीड में क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल कोरिलेशन। जबकि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले जो आउटपुट है, आउटपुट को अफेक्ट करने वाले और भी क्या थे, फैक्टर थे, उन्हें तो हमने मान लिया कांस्टेंट, और दो के बीच में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों ये यहीं से मैंने आपको ये सारी चीजें रिकॉल कराने की कोशिश करी कि कितने टाइप का कोरिलेशन होता है, तो 7 टाइप का होता है। वेरी गुड, सारे बच्चे बोलिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। वंस अगेन, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। खत्म। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। एक क्लास लगा करके पूरा पढ़ाया था। ये देखो जितना भी मैंने बोला वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल भी है। देखो जैसे पॉजिटिव का है, पॉजिटिव के एग्जाम्पल में उसने क्या दिया है कि प्राइसेस देखो बच्चे लोगों बढ़ते जा रहे हैं, है ना शिवांशी, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे बच्चों जो डिमांड है वो क्या हो रही है, आपकी घट रही है। तो दो चीजों के बीच में क्या हो गया, ऑपोजिट रिलेशन हो गया, जिसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है लीनियर। आप देखो जिस रेट से लेबर चेंज हो रही है उसी रेट से प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। लेबर अगर 10 लग रही थी तो 20 हो गई, तो 100% का चेंज हुआ है। प्रोडक्शन में भी कौन सा अलग से चेंज हुआ है, उतना ही चेंज हुआ है। पहले प्रोडक्शन 100 यूनिट का हो रहा था, अभी 200 यूनिट का हो रहा है, तो 100% से चेंज हुआ है। तो लीनियर कोरिलेशन, इस केस में स्ट्रेट लाइन बन के आती है, ठीक है ना। स्ट्रेट पॉजिटिव भी हो सकती है, स्ट्रेट नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी,
जब यहाँ, अच्छा यहाँ वाले केस में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नॉन लीनियर, या जिसको क्या बोलते हैं, कर्विलीनियर भी बोलते हैं, कि जहां पे सेम रेशियो से दो वेरिएबल चेंज नहीं होते। यहाँ पे देखो आप, जो फर्टिलाइजर है उनकी क्वांटिटी हमने क्या कर दी? डबल कर दी। जरूरी है कि फर्टिलाइजर से डबल डालोगे तो प्रोडक्शन भी डबल होएगा? हाँ बोलो ना। ऐसे तो फिर एक काम करो ना, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में फर्टिलाइजर ही भर दो तुम, है ना, डबल हो गई, वो प्रोडक्टिविटी डबल होती रहेगी। ऐसे कोई ना होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट है सिंपल कोरिलेशन। जब दो के बीच में स्टडी करते हैं तो सिंपल, जब दो से ज्यादा के बीच में स्टडी करते हैं तो मल्टीपल, और जब दो के बीच में करते हैं बाकियों को क्या मान करके? कांस्टेंट मान करके, तो वो पार्शियल है। तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो ग्रीन में आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये वही है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। ठीक है ना। बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, कि डिग्री क्या क्या होती है कोरिलेशन में। तो बच्चों कई सारी डिग्री होती है, जिसमें हम देखते हैं वन बाय वन करके। पहली होती है परफेक्ट कोरिलेशन। क्या होती है? परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? परफेक्ट कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जहां पे जो वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, वो सेम प्रोपोर्शन में हो। अच्छा, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम उसकी बात कर रहे हो, वो जो लीनियर होता है। कौन होता है? लीनियर। हाँ बच्चों, जो लीनियर कोरिलेशन होता है वो ही क्या होता है? परफेक्ट कोरिलेशन होता है। क्या होता है? परफेक्ट कोरिलेशन होता है। और ये जैसे कि मैंने वहां पे भी बताया था आपको, ये इधर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो परफेक्ट कोरिलेशन होता है वो परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। इस केस में बच्चों जो वैल्यू होती है किसकी? कोरिलेशन की, वो +1 और -1 होती है ना। ये +1 कब होती है? जब परफेक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम प्रोपोर्शन से चेंज कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। नमन भैया -1 कब होगी? जब सेम प्रोपोर्शन से तो चेंज हो ही रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में -1 रहने वाली है। सही और नो? उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट कोरिलेशन तो देख लिया दोनों ही साइड में, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। बात कर लेते किसकी? जीरो कोरिलेशन की। जब दो चीजों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होता, जब हम ये डिफाइन ही ना कर पाए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और बड़ी मशक्कत करने के बाद भी हम उनके बीच में कोई रिश्ता ढूंढ ना पाए, ये रिश्ता कुछ नहीं है, टाइम पास है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है? जीरो कोरिलेशन होता है। क्या होता है? आधी दुनिया ऐसे ही टाइम पास कर रही है, ठीक है ना, फालतू में। जीरो कोरिलेशन। सेस और नो? तो अभी हमें एक चीज पता चला कि -1 और +1 और बीच में कितना? जीरो। -1 +1 और जीरो। और बेटा जो रिलेशन होगा भाई, जब हम परफेक्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो +1, और नेगेटिव मतलब कि दो लोगों की आपस में बनती नहीं है तो -1। तो इसका मतलब ना तो हम +1 के ऊपर जा सकते और ना तो -1 के नीचे जा सकते। यानी कि जो कोरिलेशन की रेंज है बच्चों, वो -1 टू कितना रहने वाली है? +1 रहने वाली है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दैट। मतलब -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और जीरो बीच में उनके आता है, दोनों के बीच में जीरो आता है। और भी रहता है, वो आगे बताऊंगा भी, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिएगा कि कोरिलेशन की अगर आपसे कोई रेंज पूछे तो -1 टू +1 होती है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। अगर आपका कभी भी आंसर +1 के ऊपर आ रहा है और -1 के क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? गलत है, वो कभी आएंगा ही नहीं। ठीक है ना। कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा बच्चों -1 टू +1 आएगी, या उनके बीच में आए, मतलब मैं बोल ही चुका हूँ, दोनों को काउंट करके भी आएगी। मतलब -1 भी आ सकती है, +1 भी आ सकती है, और बाकी उनके बीच में भी आ सकती है। अच्छा, जीरो कब आएगी? जब कोई रिलेशन, तू अपने घर हम अपने घर, कोई रिलेशन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसा है, फालतू का टाइम पास है। नेक्स्ट है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या है? लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री में क्या रहता है बच्चों? जब कोरिलेशन क्या हो? जीरो से ज्यादा और +1 से कम हो, या जीरो से कम और -1 से, मतलब जीरो और -1 के बीच में हो। बात समझ में? हाँ बोलो ना। उस केस में बच्चों उसे जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब जो लिमिटेड डिग्री होती है, इसमें भी बच्चों मैंने आपको दोनों साइड में बताई कि जो लिमिटेड डिग्री होती है वो पॉजिटिव साइड में भी होती है और नेगेटिव साइड में भी होती है। और इसमें भी क्या होती है? इसमें भी इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
है ना, इसमें भी वो होता है। अगर आप ये बोलोगे कि 0 पॉइंट प्लस की अगर मैं साइड बात कर रहा हूँ तो 0.74 और 75 से ज्यादा है, तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। लिमिटेड में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर 0.25 के ऊपर और 0.75 तक रहता है, मीडियोकर है, मॉडरेट है। और बाकी उसमें क्या है, उसके नीचे क्या है, लो है। सेम एज नेगेटिव साइड में वही लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों कि इसकी जो वैल्यू होती है -1 टू +1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। और जब अनइक्वल प्रोपोर्शन में क्या होता है, चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, यानी कि जो नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर इसमें आके पड़ता है। नॉन लीनियर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो इसमें आके पड़ता है। ठीक है ना। कोरिलेशन इज लिमिटेड नेगेटिव व्हेन देयर आर अनइक्वल चेंजेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये मैं बोल चुका हूं आपको। द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी हाई, मॉडरेट और लो, ये भी बता चुका हूं। ये डिग्री हाई भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। ठीक है ना। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको जस्ट क्या करा रहा हूं, रिवाइज कर। मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा चुका हूं ये। ठीक है ना। आज तो जस्ट आपको क्या करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूं। अब सीधा सीधा बच्चों आते हैं मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन पे। और ये बच्चों इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, सबसे मेन यही है, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। जिसको मेजर कैसे करें, है ना। बहुत बातें हो गई कि जिसके बीच में ये रिलेशन, वो रिलेशन किस टाइप का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन अब ये बताना है एक्चुअली में अपने को कि वो एक्चुअल में वो वैल्यू कितनी है, दो चीजों के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ रहा है, वो एग्जैक्ट नंबर में बताना है। किसमें बताना है, नंबर में बताना है। उसके 3 तरीके हैं बच्चों। हालांकि जो पहला तरीका है उससे नंबर नहीं निकलता, उससे एक आपको रफ आइडिया मिलता है। क्या मिलता है, दूसरे तीसरे से एक्चुअल में नंबर पता चलेगा आपको। पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक काफी आसान तरीका है जिससे हम कोरिलेशन के बारे में समझ सकते हैं कि भाई दो वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन रहा होगा। ठीक है ना। और उसके बाद एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कमी है, कमी क्या है, ये आपको एक रफ आइडिया देता है। क्या देता है, रफ आइडिया। ये तो बता देगा कि लिमिटेड कोरिलेशन है। क्या है, लिमिटेड। देखो -1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफेक्ट नेगेटिव पता चल जाएगा इससे भी। किससे, स्कैटर डायग्राम से। बिकॉज परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी और डाउनवर्ड आएगी, तो पता चल जाएगा -1 है। अच्छा अगर 0 होगा, यानी कि दो चीजों के बीच में कोरिलेशन हो गई नहीं, तो ऐसे गोल गोल कुछ भी बनेगा, मतलब कोई लाइन बनी नहीं रही होगी, तो वो भी पता चल जाएगा। +1 का भी पता चल जाएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड स्लोप्ड है तो उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन स्कैटर डायग्राम में कमी ये है कि इसमें ना जो लिमिटेड डिग्री है, लिमिटेड डिग्री में ये नहीं पता लगा पाएंगे हम कि वो मॉडरेट है या लो है या हाई है। वो तो उसके लिए तो फिर हमें किसको यूज करना पड़ेगा, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके क्या देखते हैं, स्कैटर डायग्राम देखते हैं, जो कि काफी आसान तरीका है। स्कैटर डायग्राम में पहला जो वो होती है, मतलब एक डिग्री आप बोल सकते हो या रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब जो स्कैटर डायग्राम पे जो प्लॉट होने वाले जो पॉइंट है, जो ये कोई भी डायग्राम पे या कोई भी ग्राफ पेपर पे जो प्लॉट होने वाले जो पॉइंट है, वो पॉजिटिव उसके पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। क्या बना रहे हो, पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो उस केस में बच्चों इसे बोलते हैं हम, कौन सा कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन, डायग्राम में आप देख सकते हो। एक आध बदतमीजी कर रहा है, बाकी सब तो सही है ना। जैसे बदतमीजी किसने की, हल्का सा ये आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हल्का सा ये भी यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। बाकी तुम देख रहे हो सारे, मतलब देखने से पता चल रहा है कि इनमें जो चेंज हो रहा है दो वेरिएबल में, वो सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, और पॉजिटिव साइड में हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड इन द सेंस अपवर्ड स्लोप्ड है, तो उस केस में क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है। सेम ही चीज जब डाउनवर्ड स्लोप के साथ हो तो वो कैसी होती है, परफेक्ट नेगेटिव होती है। ये देखो परफेक्ट नेगेटिव, सारे बच्चों को पता है कि परफेक्ट पॉजिटिव के केस में +1 वैल्यू होती है, स्मॉल r की, कोरिलेशन का स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और परफेक्ट नेगेटिव में कैसी होती है बच्चों, -1 होती है। कैसी होती है, -1। से यस और नो, हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ कि परफेक्ट नेगेटिव के केस में उसका स्लोप कैसा रहता है, डाउनवर्ड स्लोप रहता है। और लाइन स्ट्रेट रहती है कि नहीं रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो दो वेरिएबल है, हाँ जी, जो दो वेरिएबल है बच्चों, वेरी गुड, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं,
मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, से यस और नो। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सी डिग्री है बच्चों, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, क्या बोल रहे हो आप, अपवर्ड स्लोप तो होता है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होती। और इससे आप क्या समझते हो, परफेक्ट पॉजिटिव होता है। हाँ, ये किसके बीच में रहेगा, 0 to 1 के बीच में रहेगा। और इसमें जो बच्चों डायग्राम होंगे, मतलब जो हमारे जो पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स कैसे आ रहे होंगे, वो पॉइंट एक जगह कंसंट्रेटेड होंगे या स्कैटर हो रखे होंगे, स्कैटर हो रखे होंगे, से यस और नो। हाँ जी, आगे चल सकते क्या बच्चों, इसके बारे में कुछ और किसी को पूछना है। हाँ जी, क्या 0 और 1 हो सकता है, अरे नमन भाई हमें पता है तुम टाइम पास कर रहे हो हमारा। अब बच्चों क्या है कि सारी चीजें करनी पड़ती है मैनेज। हाँ जी, पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में आपको कुछ पूछना है, आप देख लो डायग्राम में, देखो कि जो ये पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स इधर उधर क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं पड़ रही। स्ट्रेट लाइन देखो इधर से जा रही है, ये हमने अपने मन से डाली कोई भी लाइन, है ना, और ये लाइन के बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ रहे पॉइंटर, वो स्कैटर हो रहे हैं अराउंड द लाइन। तो उस केस में क्योंकि क्या है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड स्लोप्ड है, तो दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी 0 to 1 के बीच में आ रही होगी, 1 नहीं आ रही होगी एग्जैक्ट। क्यों नहीं आ रही होगी 1, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। बात समझ में आती है, लेकिन इसमें कमी है यार, ये नहीं बता पाएगा कि ये मीडियम है, मतलब मॉडरेट है, लो है या हाई इंटेंसिटी है, ठीक है ना। उसके लिए तो फिर कार्ल पियर्सन और उस पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन की। इसका क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे, आप देख रहे होंगे बच्चों की पॉइंट क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, पॉइंट क्या कर रहे हैं, और नेगेटिव स्लोप के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, और इसमें जो वैल्यू रहने वाली है कोरिलेशन की, स्मॉल आर की, वो किसके और किसके बीच में रहने वाली है, 0 और -1 के बीच में रहने वाली है। नो कोरिलेशन में तुम देखो यहाँ पे कुछ बता ही नहीं सकते तुम, है ना, कि ये तुम बताओ ना, इसे कैसे बताओ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये टाइम पास है, ठीक है ना। इधर सुबह से लेकर शाम तक क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं है, 0 कोरिलेशन है, R इज इक्वल टू अ बिग 0। बात समझ में आ रही है ना, तो ऐसे सिचुएशन से दूर ही रहिएगा तो अच्छा है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, हमने 1 और 2 ऐसे 2 क्वेश्चन इसके स्कैटर डायग्राम के किए थे। आगे बच्चों इसके मेरिट एंड डिमेरिट पढ़ते हैं। मेरिट स्कैटर डायग्राम के क्या है, एक तो सिंपल तरीका है, और जो बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए काफी सही है। तो मतलब ऐसे बोल रहा है कि सिंपल है और नॉन मैथमेटिकल मेथड है, कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। हाँ ठीक है, समझ सकता ना, हम भी समझे ना कि अगर स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव के साथ तो +1, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव के साथ है तो -1, है ना, जिगजैग है तो पॉजिटिव के साथ तो 0 और 1 के बीच में, और अगर नेगेटिव के साथ जिगजैग है तो 0 और -1 के बीच में, और ऐसे 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 है तो कुछ भी नहीं है, 0 टाइम पास है। तो हम समझ सकते हैं, इसको आसानी से इंटरप्रेट किया जा सकता है। और बच्चों अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या करनी है बच्चों लोगों, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले तो आपको समझेगा, खुद समझेगा कि दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है ना, आगे की कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये दूसरा सवाल होता है। पहला ये है कि पहले आपको ये पता लगाना कि क्या रिलेशनशिप है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी डिमेरिट क्या है, इस मेथड से एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी, बस 3 सिचुएशन पता चल सकती है, +1, -1 और 0। वो बीच में क्या है ना, वो नहीं पता पड़ेगा आपको। लिमिटेड डिग्री के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इससे जस्ट आपको क्या मिलेगा, रफ आइडिया मिलेगा। क्या मिलेगा, वो तो बोल रहा है कि रफ आइडिया मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर आप नहीं बता सकते। और बच्चों स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है किसके केस में, मोर देन 2 वेरिएबल्स के केस में। भाई 2 ही तो वेरिएबल ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, उससे ज्यादा के केस में आप क्या नहीं कर सकते हो, कोरिलेशन नहीं निकाल सकते हो। तो ये इसके क्या है बच्चों, डिमेरिट्स है। क्योंकि इसके डिमेरिट्स है तो पिक्चर में कौन आता है, कार्ल पियर्सन भाई साहब आते हैं। कौन आते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल r से क्या करते हैं, अगेन डिनोट करते हैं। इसको बच्चों क्या भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इसको
बोला जाता है। ठीक है ना, वो मैं बता ही चुका हूं आपको, किसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और कार्ल पियर्सन का बच्चों जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जो प्रोडक्ट मूवमेंट वाला फॉर्मूला, वो क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये सारे बच्चों को है ना, एक जमाना था बच्चों जब हम कराते थे और आप बच्चे करते थे, सही है सोनो? ठीक है ना, आप भूले तो नहीं वो जमाने को? बिल्कुल सही बात है। नमन भैया इसके स्टेप्स बता दो। बेटा ये आपको देखो क्या देके रखेगा, x दे के रखेगा, y दे के रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सिग्मा x निकाल लेने का है, सिग्मा y निकाल लेने का, और बच्चे के जैसा क्या निकाल लेने का है फिर, x बार और y बार, यानी कि दोनों का मीन निकाल लेने का है। जैसे आपके पास x बार और y बार आ जाएगा, फॉर्मूला के ऊपर रिक्वायरमेंट देखो क्या है, x माइनस एक्स बार। ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, जो जो उसमें स्टेप है बस वो लगाने हैं। जो आपने x बार और y बार निकाला है उनसे आपको क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार निकालना है, ये देखो जिसको मैंने फर्स्ट लिखा है। फिर क्या निकालना है, y माइनस वाई बार निकालना है। फिर दोनों को भिड़ाओ, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करो। नाम क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। कौन सा है? तो दोनों की क्या करो, प्रोडक्ट करो। क्या करो, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, यानी कि x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये कर लिया हमने 1 इंटू 2। उसका क्या कर दो बेटा, समेशन कर दो, सिग्मा कर दो। और फिर आपको क्या करने का, बस एक एक स्टेप और लगाने का एक्स्ट्रा। वो जो आपने x माइनस एक्स बार निकाला था ना, उसका होल स्क्वायर कर दो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उधर करो दूसरी लाइन में y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नमन भैया ये कहां पे काम में आएगा? बेटा नीचे जो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई है ना, उसको निकालने के लिए काम में आएगा। एन तो हमें पता ही चल जाएगा, हम वहां पे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। एस डी ऑफ एक्स निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन और होल का अंडर रूट। सेम एज वाई के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, और वो कैसे निकालिएगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन और होल का अंडर रूट। ठीक है ना, वो लिखा हुआ है। अब बच्चों इसी से ही हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल मीन मेथड निकालते हैं कार्ल पियर्सन का। और वो कोई नया मेथड नहीं है, वो इसी से ही क्या होता है, डिराइव होता है। वो मैंने डेरिवेशन करके भी दिखाया था, मेन लेक्चर में दिखाया था, वो आज नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, सीधा मैं फॉर्मूले पे लेके आता हूँ। ये तो डेरिवेशन मैंने करके भी दिखाया था आपको। यहाँ पे इसको करते करते, प्रोसेस करते करते हम एक फॉर्मूला पे आए थे, जहां पे एक सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला बनता है। और वो फॉर्मूला बेटा लोगों क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सॉरी मैं आई लॉस्ट इट, सॉरी बच्चों माय बैड, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नमन भैया वो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई कहां पे चला गया, और वो एन भी तो था, वो कहां पे चला? बेटा उसको प्रोसेस करके, इसको कट पिट करके ना, वो पूरा बस ये बनता है फाइनली। ठीक है ना, मुझे बताओ वो आपको x दे के रखेगा और y दे के रखेगा, क्या ऊपर वाले को निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ऊपर वाला तो सेम चल रहा है जैसे हमने ऊपर प्रोडक्ट मूवमेंट में किया था, है ना। ये कौन सा मेथड कहलाता है नमन भैया? ये एक्चुअल मीन मेथड होता है, इसमें न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। नीचे में क्या करने का बच्चों, कुछ भी नहीं करने का, स्टेप वही लगेंगे, बस आपकी क्या हुई है, कैलकुलेशन सॉल्व हुई है। सीधा उठा करके अभी वो अलग अलग एसडी नहीं निकालने का, वो जो क्या किया ना आपने, जो यहाँ पे सिग्मा किया है किसका, x माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर, इसका जो सिग्मा किया है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, और इनटू करके किसकी वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और दोनों की मल्टीप्लाई करके उसे क्या कर देना है, होल का अंडर रूट कर देना है। देन कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा, है ना। ये दो चीजें हो गई। शुरुआत में मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, से यस और नो। एक तो प्रोडक्ट मूवमेंट बता दिया मैंने, अभी आपको रिवाइज करा दिया, इसी से एक्चुअल मीन मेथड बता दिया। फिर मैंने आपको क्या कराया था बच्चों, अच्छा वो छोटे छोटे फॉर्मूले, उनको मैं कहीं वैसे मैंने गिने थे, लेकिन मैं अभी फिलहाल उन्हें कहीं पे किसी गिनती में नहीं मान रहा हूँ। कौन से वाले, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और y के लिए अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। फिर हमने बच्चों क्या निकाला था, कोवेरिएंस निकाला था। क्या निकाला था, कोवेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। यानी कि वो जो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है उसमें से क्या हटा दो आप, एस डी ऑफ एक्स, वो जो डिवाइड में क्या रहता था, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई रहता था, उसको हटा दो, बाकी सब क्या है, सेम है। से नो। अभी अगर मेरे को कोवेरिएंस निकालना हो तो उसको मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय आर। ये कैसे आया बच्चों, बता सकते हो आप मेरे को, ये कैसे आया? हाँ जी, नहीं बता सकते, किससे?
हाँ जी बच्चों, आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो एसडीएक्स से एसडीएक्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तुम बोल रहे हो कि आर की वैल्यू अगर हम, चलो ये भी बहुत अच्छा तरीका है बताने का कि अगर हम आर की वैल्यू इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जो नीचे में क्या रहता है एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई रहता है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बाकी वही बचेगा। वो दोनों आपस में क्या रहते हैं, वो कोवेरिएंस होते हैं, है ना। कोवेरिएंस इज इक्वल टू वो ऊपर वाला आ जाएगा ना, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप, मैंने उसे ऐसे करके दिखाया, आप उसे भी क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। और ये जो इसका एक पोर्शन होता है जिसको मैं कोवेरिएंस बोल रहा हूँ बिटवीन x एंड y, तो उसकी वैल्यू बस मैंने रख दी और अपॉन में क्या बच गया बच्चों, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, और उसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, तो वो कोवेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। यस और नो? हाँ जी, अभी तक कितनी चीजें कर चुके हैं हम, 4 चीजें कर चुके हैं ना, और 2 पिद्दी पिद्दी से फॉर्मूले। यस और नो? मुझे तो बिना देखे मैं स्क्रीन सब हटा रहा हूँ और आप भी अपनी कॉपी वॉपी सब बंद कर दीजिए, बस ऐसे बोलेगा अपने मन मन में, मतलब मन मन में इन द सेंस कि ऐसे आंख बंद करके बोलेगा। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों किसका, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हाउ कैन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x इज इक्वल टू, x के लिए अगर निकालना है तो अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, एंड फॉर y इज अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। से यस और नो? अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्चुअल मीन मेथड की, तो एक्चुअल मीन मेथड क्या बोलता है जी, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। कितनी चीजें हो गई, मेन मेन तो 3 चीजें हो गई, 2 पिद्दी हो गई, ठीक है ना। चलो एक हमारा क्या रहता है अभी, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। हाँ जी, कोवेरिएंस इज इक्वल टू, वेरी गुड, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n, वेरी गुड। और कोवेरिएंस को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू r, स्मॉल r, ठीक है ना। मैंने कितनी चीजें बताई बेटा, अभी तक आपको 7 चीजें बताई, 7 फॉर्मूले बताए, है ना, जिसमें 2 पिद्दी है, मतलब 2 कुछ नहीं है, वो फालतू है, बस मेन तो क्या है 5 चीजें बताई मैंने आपको, ठीक है ना। ये सारा हो गया। नेक्स्ट आते बच्चों, ये हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन अभी इधर तो करेंगे नहीं। अब क्या होता है कार्ल पियर्सन का, देखो एक तो कौन रहता है बच्चों, एक्चुअल मीन मेथड, ये हम कर चुके हैं। अब आते हैं इन पे, किस पे, डायरेक्ट मेथड पे, शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं या इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और एक स्टेप डेविएशन मेथड पे। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। एक्चुअल मीन मेथड तो मैं करा ही चुका हूँ, इसके क्वेश्चंस ये है, आपने कर ही लिए थे बच्चों। बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की। अब इनमें क्या करने का, मेरे एंड से क्या करने का, मैं वापस से आपको फॉर्मूले रिकॉल करा दूंगा और बस ये इसका रिवीजन हो जाएगा। एक और मेथड रहता है उसके बाद हमारे पास, जो जो कौन सा रहता है, स्पीयरमैन का, ठीक है ना, कोई बात नहीं। स्मॉल r इज इक्वल टू, डायरेक्ट अगर मेथड की बात करें तो क्या बोलता है, स्मॉल r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अगर तुम्हारी जबान पे ये फॉर्मूला चढ़ गया, ठीक है ना, तो बाकी फिर वो कौन है, बाकी इसके जो भाई बंद है ना, और बाकी दूसरे कौन कौन है, एक वो इसके बाद वाला कौन है, डायरेक्ट के बाद शॉर्टकट है और स्टेप डेविएशन, उसमें कुछ रह नहीं जाता, फिर ये जबान पे आना चाहिए, है ना। क्या बोलो, स्मॉल r इज इक्वल टू, वेरी गुड, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इससे तेज स्पीड से बोल सकते हो, हाँ जी, इससे तेज स्पीड से बोल सकते हो आप इसे, मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही कि कितना माइंड में आपके सेट है। हाँ जी, कौन बोलेगा, बोलिएगा। n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon root n into sigma x square into sigma x का whole square माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर into under root n into sigma y square minus sigma y का whole square। वेरी गुड। स्मॉल r इज इक्वल टू n into sigma x y minus sigma x into sigma y upon under root n into sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर into under root n into sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर।
ठीक है ना, से तो कुछ नहीं है, जान दो, कुछ नहीं है, तुम अपने हिसाब से देखो, मैं तो पागल हूँ। हाँ जी, इसके स्टेप्स क्या रहेंगे बच्चों? एक्स और वाई देके रखेगा आपको, नमन भैया ऐसे नहीं वो करके बताओ इधर, ये एक्स देके रखेगा, वाई देके रखेगा, क्या निकाल लीजिएगा? सिग्मा एक्स निकाल लीजिएगा, सिग्मा वाई निकाल लीजिएगा। इसका वो नहीं करने का आपको, मीन मीन कुछ नहीं निकालने का, बिकॉज ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड नहीं है। एक्चुअल मीन मेथड में तो निकाला था, थोड़ा ऐसा रिलेट भी करो। देखो बच्चों, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है ना, तुम उधर फैल जाओगे अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। लेकिन हल्का हल्का सा उसे, मतलब इतना जितना हमारे लिए जरूरी है उतना देख सकते हैं, है ना। अब ये मैं मानता हूं कि यहाँ ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बता कैसे कैसे आया है ना, वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है जितना सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा उतना वो कर सकते हैं कि जितना हमारे से रिलेट कर जाए। जैसे एक्चुअल मीन मेथड है, तो बेटा एक्चुअल मीन मेथड में क्या निकालने का? मीन निकालने का, तभी तो उसका नाम क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में ज्यादा मस्करी नहीं करने का, सीधा क्या है वो, सिग्मा एक्स निकाला, सिग्मा वाई निकाला, और उठा करके उनकी एक्स और वाई की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। इधर ये बाद में काम में आएंगे, वो नीचे वाले डेनोमीटर में काम में आते हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई देके रखेगा, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? सिग्मा एक्स निकाल लेना है, सिग्मा वाई निकाल लेने का, मीन नहीं निकालने का बस, है ना। वो जो एक्स और वाई है उधर, ठीक है ना, उनकी आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्स वाई आ जाएगा। एक्स का एक बार होल स्क्वायर कर दो, यानी कि जो नंबर है उसकी अपने आप में मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार y जो अपने आप में नंबर है उसकी क्या कर दो? होल स्क्वायर, मतलब उसकी अपने आप में मल्टीप्लाई करो। तो बस सबका टोटल कुल मिला के क्या है, और बताऊं क्या, और आसान शब्दों में बताऊं क्या? कुछ नहीं करने का, x और y देके रखेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक बार तो मल्टीप्लाई करने का, एक बार दोनों का होल स्क्वायर करने का, बस, और सबका टोटल कर लो। ये है बस नटशेल में बात, और तुम देख लो सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगी। n तुम काउंट कर लोगे, सिग्मा एक्स वाई ये आ गया बच्चों, ये रहा ये चीज, माइनस सिग्मा एक्स ये रहा, सिग्मा वाई ये रहा, अपॉन अंडर रूट एन, आपको पता ही है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये कौन सा लेंगे आप? सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये रहा, ये जो एक्स स्क्वायर किया है इसका सिग्मा आ गया, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये जो सिग्मा एक्स था इसका होल स्क्वायर करेंगे सिग्मा एक्स का, और सेम एज किसके लिए करेंगे? वाई के लिए करेंगे। एन आपके पास है, सिग्मा वाई स्क्वायर बच्चों ये रहा, और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? इसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला मेथड आता है, जो कौन सा है हमारा? बोलो ना। हाँ जी, कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड की बात करते तो आप देख लीजिएगा, शॉर्टकट में बेटा ये एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और एज्यूम्ड मीन में सारे बच्चों को पता है, हम डीएक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मतलब वो जो हम निकालते हैं डेविएशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? और डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स के लिए एक्स माइनस ए करके निकलेगी, पहले से ए मानना पड़ेगा हमें, और फिर y में से एक b मानना पड़ेगा, तो dy निकालेंगे तो कैसे निकालिएगा आप? y माइनस b करके, फॉर्मूला वही है, बस जहां पे x y था वहां पे dx और dy आ जाएगा, n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ जी बच्चों, कैसे कीजिएगा? x और y देके रखेगा, क्या देके रखेगा? x और y, उसमें से क्या निकाल लीजिए, मतलब क्या मान लीजिएगा आप? a और b मान लीजिएगा, dx निकालेंगे आप, dx इज इक्वल टू x माइनस a, dy निकालिएगा y माइनस b, और इनका सबका टोटल तो करना ही है। जैसे उधर भी हमने क्या किया था, पहले मल्टीप्लाई करी थी, एक तो स्टेप वो, अब बाकी दोनों को क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो वो dx स्क्वायर है बेटा, dx का होल स्क्वायर नहीं आएगा, वो dx स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? dx स्क्वायर आएगा। सही है सुनो। हालांकि आप देखोगे, मतलब अगर उसे हम बोलेंगे भी नॉर्मली, उसमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उसे बोलता हूँ कि dx का होल स्क्वायर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं उसे बोलता हूँ dx स्क्वायर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस उसे बोलते ऐसे ही है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि कई बार अगर हम उसे ज्यादा, मैं अभी इसमें बताऊंगा तो तुम्हें नीचे में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसे नॉर्मली जितना जैसे मैंने बोला उसे वैसे रखो। क्या बोला जी? पहले क्या करने का अपने को? a मान लेने का, b मान लेने का, dx निकालने का, dy निकालने का। dx और dy कैसे निकालेंगे? x माइनस a, x माइनस b, फिर वो जो आया dx और dy दोनों की मल्टीप्लाई करने का। पहला स्टेप तो एक्चुअली में यही है, ठीक है ना, dx इंटू dy, फिर dx स्क्वायर निकाल लीजिएगा और dy स्क्वायर निकाल लीजिएगा। सबको क्या करना है? टोटल करना है। इनके टोटल काम में नहीं आएंगे। इनके टोटल काम में क्यों नहीं आएंगे? अरे बना लेना, वो dx और dy बनाया ना हमने, तो उनके टोटल काम में आएंगे। और बस फॉर्मूला में क्या करना है? आपको पुट करना है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अभी अगर हम बात करें किसकी, स्टेप डेविएशन की, बताओ इसमें कुछ भी नहीं है। अभी जो है ना ये कैलकुलेशन और सिंपल करता है, क्या करता है, फॉर्मूला बड़ा दिख रहा होगा, कैलकुलेशन और सिंपल करता है। इसको क्या करते हैं, बस हम कॉमन फैक्टर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। और फॉर्मूला क्या है बच्चों, वही बेस वही है, स्मॉल r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx डैश इंटू dy डैश, तो ये सुनो, माइनस सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा dx डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा dy डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और ये स्टेप्स आपके सामने है। वही वंस अगेन, बस एक एक स्टेप फालतू लगेंगे, ये तो किया ही था आपने काम, dx और dy तो निकाला ही था। आपको क्या करने का है, dx डैश निकालने का है। वो कैसे निकालेंगे, dx को i एक कॉमन फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है। सेम एज बच्चों, जो dy डैश आपको निकालना है, तो dy को डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर से, और फिर जो dx डैश है और dy डैश है इनकी मल्टीप्लाई कराओगे, एक एक बार इनका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और सबका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। देखो तुम देख रहे होंगे इस बार इनका तो टोटल काम में आया ही नहीं, इनका भी टोटल काम में नहीं आया, क्यों, क्योंकि अपने को चाहिए क्या था, dx डैश चाहिए था, तो उन्हीं का टोटल काम में आएगा। ठीक है ना। आगे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल से और चेंज ऑफ ओरिजिन से, ना ही तो इसके ऊपर किसका फर्क पड़ता, प्लस माइनस का फर्क पड़ता। अगर हम कोई सीरीज को एक के नंबर से, कोई भी कांस्टेंट नंबर से पूरी सीरीज को प्लस कर दे, चाहे तो माइनस कर दे, ठीक है ना, ये तो होता है चेंज ऑफ होता है क्या आपका, स्केल क्या ओरिजिन, प्लस माइनस करने का बोलो, स्केल होता है, ये बेटा ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन मतलब प्लस माइनस करने का, उसमें आगे स्केल होता है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। सेम है, दोनों ही साथ में बोलता हूं कि अगर आप किसी भी सीरीज में प्लस माइनस करें कांस्टेंट नंबर या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला। एक क्वेश्चन भी किया था हमने, ये बदतमीज सा क्वेश्चन, ये देखो, ये रहा, देखो पॉइंटों में आ रहा था, बच्चे घबरा जाए इसको देख करके, कुछ नहीं है, उसको तो मल्टीप्लाई करो किससे, 10 से, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसको क्या करो, डिवाइड करो 100 से, तो इसकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा, और फर्क इसको कुछ पड़ेगा नहीं, बिकॉज ये चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट कौन हुए, एडवर्ड चार्ल्स स्पीयरमैन, 1904 में इसने क्या दिया था, ये मेथड दिया था। और इसमें इतना लोचा नहीं है, इसमें बस सिंपल क्या बोला इसने, आर के माने रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन हमें पता ही रहता है बेटा, डी क्या होता है, डी होता है डिफरेंस, जो रैंक होती है रैंक का डिफरेंस होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, ये इसमें ना यहाँ पे ये ऐसे देके रखेगा, आपको x देके रखेगा, y देके रखेगा, है ना। कुछ एक टाइप के क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी रैंक देके रखता है, ये x y नहीं देता आपको, ये r1 और r2 देके रखता है, आपको सीधा क्या निकालना होता है, d निकालना होता है। और अगर नहीं दिया इसने, रैंक नहीं दी, तो हम दे देंगे रैंक, या तो असेंडिंग में दो या तो डिसेंडिंग में दो, तो वो r1 दे देंगे, r2 दे देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। नमन भैया r1 में से r2 करना है कि r2 में से r1, जो मर्जी है वो करो अल्टीमेटली, क्योंकि हमें क्या करना है, d का स्क्वायर करना है, तो वो पॉजिटिव हो जाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें अल्टीमेटली इससे क्या निकाल लेना है, सिग्मा d स्क्वायर, और बस अप्लाई करना है फॉर्मूला, r के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। रैंक असेंडिंग में दो या डिसेंडिंग में दो। ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन किए थे, जब रैंक ऑलरेडी दी हुई होती है तो डायरेक्टली अपने को क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। देखो ये बोल रहा है रैंक बाय अशनीर और रैंक बाय अनुपम, रैंक ऑलरेडी दे के रखी है, तो हम सीधा क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, और डी से क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर, और इसको क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, और फॉर्मूला में क्या कर देंगे, इसे अप्लाई कर देंगे। ये हमने क्वेश्चन किए थे इसके। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, नहीं है तो रैंक दे देंगे, देन क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा कि रैंक देनी होगी, चाहे तो असेंडिंग में चाहे तो डिसेंडिंग में। ऐसा मत करना कि एक को असेंडिंग में एक को डिसेंडिंग में, दोनों को चाहे तो असेंडिंग में, दोनों को चाहे तो डिसेंडिंग में। ठीक है ना, तो वो चीज है। अच्छा, वो बोल रहा है जब रैंक क्या होती है, इक्वल होती है और रिपीट होती है। तो इस केस में मैंने आपको बहुत, वैसे तो बच्चों थोड़ा टेक्निकल सा होता है, अभी के लिए जिन्होंने बच्चों ने सॉल्व किया उनको समझ में आ जाएगा मैं जो बोलने वाला हूँ। बहुत प्यारी सी लाइन मैंने बोली थी कि जितने नंबर रिपीट हो रखे हैं
यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसी वाले फॉर्मूला में, और वो इसे हम बोलते हैं एडजस्टेड फैक्टर। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड फैक्टर। तो वो हमें ऐड करना होता है, जितने नंबर रिपीट होते हैं, जितने नंबर रिपीट होते हैं, ये फॉर्मूला में एडजस्टेड फैक्टर उतनी बार चलेगा। ठीक है ना, जिसे हम एडजस्टिंग सो कॉल्ड एडजस्टिंग फैक्टर बोल रहे हैं, ये उतनी बार चलेगा। माने 5 ज्यादा हो जाएगा वो तो। मान ले 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो फॉर्मूला में 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, ये 3 बार चलेगा। एक नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लिया 2 है, जैसे एक तो 2 रिपीट हो रहा है, एक 5 रिपीट हो रहा है और एक 8 रिपीट हो रहा है, तो 3 बार टर्म चलेगा। अब ये देखना पड़ेगा दो कितनी, जो 2 है ना 2, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लिया वो 3 बार आ रहा है, तो एक बार तो m की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। फिर जो अगले वाला जो 5 था, वो 5 मान लिया 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसमें m की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। और एक बार वो कितना आ रहा है, लेट्स सपोज वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो उसकी m की वैल्यू कितनी रहेगी? 8। अगर 4 टाइम्स आ रहा है तो m की वैल्यू एक बार क्या रहने वाली है? 4। और फॉर्मूला बच्चों इसमें क्या बन जाता है? मॉडिफाइड होकर के rt इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाहर है, अंदर सब ब्रैकेट में चल रहा है, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है, मैंने बोल दिया। मैं वंस अगेन फिर बोलता हूं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं फॉर्मूला में टर्म उतनी बार चलेगी। एक नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, m की वैल्यू उतनी होगी, यानी कि m की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे में सेम रहता है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। रैंक जो बच्चों यहाँ पे ख्याल रखना होता है आपको, रैंक जब आप दे रहे होते हैं तो जो भी नंबर पढ़ रहे हैं लाइन से, उनका एवरेज करके आपको क्या देनी होती है? रैंक देनी होती है ना। जो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर है वो ऐड करना है, वो मैंने बोल दिया। नंबर ऑफ टाइम जो आइटम रिपीट हुई है उतनी बार m की वैल्यू होगी। m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मैं सारी चीजें बोल चुका हूँ। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था, 24 किया था। फिर हमने डिफरेंट टाइप के, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन किए थे। करेक्टेड कोरिलेशन, इनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे हम कवर नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर का रिवीजन क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने आपको बोला था बच्चों कि अराउंड 40 मिनट्स के आसपास ही हो जाएगा, तो लगभग उतने टाइम दिया हमने, मतलब 5 मिनट ऐसे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसका क्या होगा? टेस्ट होगा।